गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल। मैं आपको इनकम टैक्स करवा रही हूँ। आज मैं दूसरा हेड इनकम का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो करवा रही हूँ बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। ये दूसरा हेड है। ये हाउस और उसके एडजेसेंट जो लैंड है, मकान और उसके साथ लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य पर जो है आयकर, इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। इस हेड में सिर्फ वही रेजिडेंशियल हाउसेस जो हैं वो टैक्सेबल हैं जो कि किराए पर उठाए जाते हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, स्वयं रहने के लिए यूज होते हैं, या पार्शली स्वयं रहने के लिए यूज होते हैं और पार्शली जो है किराए पर उठाए जाते हैं। इसमें वो हाउसेस टैक्सेबल नहीं हैं जिन्हें एसएससी जो है अपने पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने जरूरी हैं। उसमें है कि बिल्डिंग और लैंड्स एडजेसेंट टू द बिल्डिंग, इसमें मकान, घर, भवन, कोई भी हाउस और उसके साथ लगी हुई जमीनों से है। लेकिन अगर वो लैंड एडजेसेंट टू द हाउस नहीं है, भवन के साथ नहीं लगी हुई है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। लेकिन जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें हाउस, उससे लगी हुई जमीन, लैंड एडजेसेंट टू द हाउस और कंपाउंड, प्लेग्राउंड, किचन गार्डन, ये सारे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ये ध्यान से सुनने वाले पॉइंट्स हैं। तो हमने डिफाइन करना है कि हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है। दूसरा, असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असेसी क्या होना चाहिए, उसका ऑनर होना चाहिए। उसके नाम पर जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड जो है वो होनी चाहिए। और अगर वो आगे किराए पर देता है, लीज पर लेता है और उसको आगे पर किराए पर देता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। तो अब यहाँ पर ऑनर से क्या मतलब है, जिसके नाम घर रजिस्टर्ड है। और अगर उसने मान लो मॉर्गेज रखा हुआ है, कई बार लोन के लिए हम घर को मॉर्गेज रख देते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं, तो जो मॉर्गेजर है वो उसका स्वामी माना जाएगा, ना कि जिसके पास मॉर्गेज रखा हुआ है। मान लो फॉर एग्जांपल बैंक उसका ऑनर नहीं माना जाएगा, जिसने उसको मॉर्गेज किया है वही उसका स्वामी जो है वो माना जाएगा। और कुछ इसमें जो है वो डीम्ड स्वामी हैं, डीम्ड ऑनर्स। डीम्ड ऑनर्स मीन्स जो माने गए हैं, जो माने गए हैं, जिसे माना जाता है, तो उसे हम डीम्ड ऑनर्स जो है वो कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस जो है, इनकम टैक्स में वाइस वर्सा यूज होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। अगर कोई इंडिविजुअल जो है अपने जीवन साथी को, किसी माइनर बच्चे को, माइनर से आप मतलब समझते हो बिलो 18, जो कि मैरिड डॉटर नहीं है, बिना किसी एजुकेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर देता है, तो ट्रांसफरर ही उस संपत्ति का क्या माना जाता है, स्वामी माना जाता है। यानी अगर बिना प्रतिफल के, बिना एजुकेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया जाता है अनमैरिड डॉटर को छोड़कर, तो स्पाउस को या माइनर बच्चों को, तो जो ट्रांसफर है वही उसका ऑनर माना जाएगा। इसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या मकान अलॉट करने वाली सोसाइटीज हैं, अगर वो मकान अलॉट करती हैं तो मकान उसके नाम होता है सोसाइटी के नाम पर, लेकिन जब इंडिविजुअल को वो फ्लैट हैंड ओवर किया जाता है तो वो उसका क्या माना जाता है, ऑनर जो है वो माना जाता है। इसी तरह पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करने पर अगर किसी को पोजेशन मिल जाता है, तो वो भी उस प्रॉपर्टी का क्या माना जाता है, ऑनर जो है वो माना जाता है। और इसी तरह कई हमारी इस तरह की सोसाइटीज हैं जिनमें कि लैंड लीज पर दी हुई है। कई जगह पर ऐसा होता है कि 99 ईयर्स की जमीन लीज पर दी हुई है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, लीज पर दी गई है।
अगर वो लीज पर लेकर उसके ऊपर घर बनाता है तो वो भी उसका क्या माना जाएगा, डीम्ड ऑनर जो है वो माना जाएगा। और डिस्प्यूटेड केस में जिसकी पोजेशन में घर होता है और जो उस अगर वो रेंट पर दिया हुआ है तो जो उसका रिसिपिटेंट होता है वो उसका क्या माना जाता है, ऑनर जो है वो माना जाता है। डिस्प्यूटेड इनकम में मैंने पहले भी आपको इनकम के जो रूल्स बताए थे उसमें ये बताया था कि डिस्प्यूटेड इनकम जो रिसिपिटेंट होता है वो उसका ऑनर माना जाता है, उसकी इनकम में जो है इंक्लूड होता है। और तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो हुआ बिल्डिंग और लैंड एडजेसेंट टू द बिल्डिंग, और दूसरा द असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्ड जो है अपने किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करता हो। अगर कोई असेसी अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अपने घर को यूज करता है तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती, तो वो उसकी आय जो है वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि जब वो बिजनेस एंड प्रोफेशन उसमें कर रहा है तो वो उस इनकम के लिए एक्सपेंडिचर की तरह भी इसको ट्रीट नहीं कर सकता, व्यय के रूप में कोई कटौती नहीं मिलेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन और रिपेयर के संबंध में जो है वो डिडक्शन मिलेगी। यानी बिजनेस एंड अपने प्रोफेशन के लिए यूज होता है तो उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, नील जो है वो मानी जाएगी। और दूसरी तरफ एक और है कि अगर कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार घर बनाना और उसको किराए पर चढ़ाना, खरीदना, उससे इनकम अर्न करना है तो ये आय बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी है, क्योंकि ये उनका बिजनेस और प्रोफेशन है। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो शामिल नहीं होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो शामिल नहीं होगी। और उसके बाद जो है जो आपकी मकान संपत्ति की कुछ इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक तो हमने एग्रीकल्चर इनकम आप सबने की है, सबको याद है। एग्रीकल्चर इनकम में क्या किया था कि हाउस एडजेसेंट टू द एग्रीकल्चर लैंड, अगर उससे किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो वो एग्जम्प्ट मानी जाती है और वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले तो वही है, चाहे वो हाउस है लेकिन लैंड एडजेसेंट टू द एग्रीकल्चर लैंड है या उसके ऊपर बना हुआ है घर, उससे कोई आय होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है और वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। दूसरा, जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनके पास महल थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ तो एक्वायर कर लिए थे और एक एक महल जो है वो राजाओं के पास छोड़ दिया था। तो राजा के एक महल का एनुअल वैल्यू जो है वो क्या मानी जाएगी, नील जो है वो मानी जाएगी। एक महल का वार्षिक मूल्य क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा। हमारे इधर तो नहीं है लेकिन राजस्थान साइड चले जाओ आप और मराठी उसमें जो है इस तरह के बहुत सारे महल हैं। राजस्थान में तो लोगों ने महलों को होटलों में कन्वर्ट या टूरिस्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट जो है वो किया हुआ है। उसके बाद है निमन और कुछ ऐसी पार्टीज हैं स्वामित्व वाली जो जिनकी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी अगर उनके पास हाउस प्रॉपर्टी है। एक तो लोकल अथॉरिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास जो प्रॉपर्टी है, ट्रेड यूनियंस, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनका पर्पस लाभ कमाना नहीं है, जिनका पर्पस जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वो आपकी एग्जम्प्टेड इनकम्स मानी जाएंगी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि असेसी जो घर अपने रहने के लिए यूज करता है, स्वयं रहने के लिए यूज करता है, वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। और अगर एसएससी का कोई घर है और उसे वो अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से यूज नहीं कर पा रहा, मान लो वो वहां नहीं रह पा रहा लेकिन उसने किराए पर भी चढ़ाया नहीं हुआ, यानी उससे किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है वो नहीं उठा रहा है, तो ऐसा घर जो है वो भी एग्जम्प्टेड जो है वो माना जाएगा, वो भी एग्जम्प्टेड जो है वो माना जाएगा। और ये क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और दूसरा है आपका ग्रॉस टोटल इनकम में कटौती योग्य आय। ग्रॉस टोटल इनकम में जो डिडक्शन मिलेगी अगर सहकारी समिति द्वारा
गुड्स को स्टोर करने के लिए या गोडाउन के रूप में किराए के देने से जो आय है उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन जो है वो मिलेगी। और दूसरा है कि एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की आय अगर 20,000 रुपए से अधिक नहीं है तो वो समिति, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रयोग से वस्तुएं निर्मित होने वाली नहीं है, तो वो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल है। ये दूसरा हेड है। इसमें क्या है कि लैंड, हाउस एंड लैंड एडजेसेंट टू द हाउस, जिसमें कि कंपाउंड, प्लेग्राउंड, किचन गार्डन जो है वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर वो खाली ग्राउंड है और उसके साथ घर नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा। दूसरा, ऑनर, जो असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनर का मतलब है कि उसके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके नाम से होनी चाहिए। और उसके लिए डीम्ड ऑनर्स को भी जो है इस पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाता है। डीम्ड ऑनर्स में अगर आपने बिना एडुकेट कंसिडरेशन के स्पाउस को, अपने माइनर बच्चे को जो कि अनमैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, उसको किया है तो वो डीम्ड ऑनर जो है वो माना जाएगा। इसी तरह जो सहकारी समितियां हैं या उनके द्वारा घर अलॉट किए जाते हैं, जिसको अलॉट किया जाएगा वो उसका ऑनर माना जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ऑनर होगी बेसिकली सारे उस कॉम्प्लेक्स की, लेकिन जो ऑनर जिसको दिया जाएगा फ्लैट, वो भी उसका क्या माना जाएगा, डीम्ड ऑनर जो है वो माना जाएगा। इसी तरह पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी को किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाता है तो वो भी डीम्ड ऑनर जो है वो माना जाएगा। और अगर आप लीज पर प्रॉपर्टी लेकर उसके ऊपर घर बनवाते हैं तो वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाए, डीम्ड ऑनर आप उसके माने जाओगे। और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है वो उसका ऑनर माना जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ। और अगर कोई अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, लेकिन उधर बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी उसको किसी प्रकार की कोई डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। फिर एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं। एक तो आपका एग्जम्प्टेड इनकम्स में एग्रीकल्चर इनकम में लैंड, हाउस एडजेसेंट टू द लैंड और ऑन द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे बना हुआ है, और महाराजा महाराजाओं का एक महल है, और कुछ अथॉरिटीज हैं जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी है, वो उनके लिए एग्जम्प्टेड मानी जाएगी। और एसएससी द्वारा अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स स्वयं रहने के लिए यूज हो रहा है, या खाली पड़ा है किसी पर्पज से, वो किसी कारण की वजह से या अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से वो उसे यूज नहीं कर पा रहा है, तो भी वो एग्जम्प्टेड जो है वो माना। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसने किसी प्रकार का बेनिफिट जो है उससे ना लिया हो। तो इसके लिए इसी तरह गोडाउन, ग्रॉस टोटल इनकम में जो इंक्लूड नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा गुड्स को स्टोर करने के लिए जो यूज किया जाएगा उसकी जो इनकम होगी वो ग्रॉस टोटल इनकम में यूज नहीं की जाएगी। उसके बाद जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इनकम में जो है आपके महत्वपूर्ण बातें हैं हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में। तो हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो क्या हैं। विदेश में स्थित मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन आउट ऑफ इंडिया। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी भारत के बाहर स्थित है और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट का है, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने करवा दिया, आपने देखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डेज के आधार पर देखा जाता है। पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट का है और उसकी कोई फॉरेन में हाउस प्रॉपर्टी है, अगर जो भी नियम लागू होते हैं कि अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वो लागू होंगे और उसके आधार पर जो है वो आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आपकी निवासीय स्थिति जो है उस पर्पज के लिए रेजिडेंशियल, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो देखा जाएगा।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मकान संपत्ति का मालिक होना। व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 ऑनर्स, अगर 2 या 3 ऑनर्स हैं, मोर देन 2 हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उन्होंने शेयर निर्धारित किया हुआ है तो उस शेयर में उनको डिवाइड कर देंगे उस रेशो में, और अगर नहीं किया हुआ तो हम इक्वली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने क्या बताया कि अगर 2 और मोर देन 2 ऑनर्स हैं तो हम इक्वली जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वली डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर रेशो दी हुई है, जो भी प्रपोर्शन दिया हुआ है, रेशो दी हुई है, उसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड जो है वो कर देंगे। उसके बाद है सब टेनेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं शिकमी किराएदार। शिकमी किराएदार से क्या मतलब है कि आपने घर लिया, आपको वो घर बड़ा लगा या आपके अनुसार वो बड़ा है, तो उसमें से कुछ पोर्शन आपने सबलेट कर दिया। सबलेट करने से जो आपको इनकम हुई, ठीक है, आपने एक घर 6,000 रुपये किराए में लिया, उसका 1/3 पोर्शन जो है आपने आगे सबलेट कर दिया, आपको 2,000 रुपीज या 3,000 रुपीज जो है वो रेंट आने लगा। तो वो जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आप उस घर के ऑनर नहीं है, आपने खुद ने रेंट पे लिया है और उसको आगे रेंट पर दिया है। ठीक है, तो आप उस घर के ऑनर नहीं हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन यही है कि असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द हाउस, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन हिज नेम, उसके नाम पर पंजीकृत जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ आप ऑनर नहीं हैं, आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो सब टेनेंसी से आगे रेंट पर लिए हुए घर को रेंट पर अगेन चढ़ाने से जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो होगी। इसी तरह कर्मचारियों से प्राप्त किराया, अगर आपने अपना घर अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए के इंटरेस्ट में आगे एम्प्लॉयज को दिया हुआ है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने वो घर अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए आगे एम्प्लॉयज को जो है वो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद व्यापार की सुविधा या अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्तियों से प्राप्त किराया, अगर आपने अपने बिजनेस की कन्वीनियंस या सिक्योरिटी के लिए जो है आगे हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर जो है वो उठाया हुआ है, तो ऐसी संपत्ति जो है वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वहां पर वो अपने ही प्रेमिसेस में बैंक को दे देते हैं, पोस्ट ऑफिस को दे देते हैं, पुलिस स्टेशन को जो है वो दे देते हैं, तो ऐसी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, ये इस पर्पस के लिए है जब आप अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए घर जो है रेंट पर देते हैं। लेकिन अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन ऐसे ही जनरली आप किराए पर देते हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो माना जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट। इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, पीजी सबने सुना होगा, आजकल बच्चे जब जॉब करने के लिए जाते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, पीजीज का जो है बहुत ट्रेंड है इस टाइम में। पीजी का मतलब क्या होता है कि आप बड़ी सारी सुविधाओं के साथ, खाने पीने, रहने की, कपड़े धोने की सुविधाओं के साथ घर जो है वो किराए पर लेते हैं, आपको सुख सुविधाओं के साथ दिया जाता है और उसके बदले में लंप सम जो है वो आपसे लिया जाता है, ऐसे रूम रेंट की तरह नहीं लिया जाता। तो वो जो इनकम होगी आपकी, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो मानी जाएगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट पेइंग गेस्ट से अलग है। इसमें क्या है कि आपको घर दिया है, घर पर घर के साथ आपको सुविधाएं जैसे फर्नीचर है, गीजर है, कोई भी और फैसिलिटीज हो सकती हैं वो दी हुई है, वाटर पंप है या इलेक्ट्रिसिटी बीच में ही ली जाती है रेंट के बीच में। तो अगर इनको अलग किया जा सकता है
कि हाउस प्रॉपर्टी घर का किराया कितना ले रहा है और बाकी प्रॉपर्टी का किराया जो है वो कितना ले रहा है। सेग्रीगेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, तो हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे और जो हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और जो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता तो जैसा भी केस होगा, अगर आपका काम ही ये है कि आप घर बनाते हो और बहुत सारे घर बना बना के आपने रेंट पर इस तरह से कॉम्पोजिट रेंट पर दिए हुए हैं तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा। लेकिन अगर एक घर है, आपका ऐसा बिजनेस नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो माना जाएगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो आपने देखना है ध्यान से कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर ऐसे ही दिया जाता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और अगर किराया, इसमें आप 3 पॉइंट्स बना सकते हो। अगर जॉइंटली उसने दिया है रेंट पर कि और फैसिलिटीज भी दी हुई हैं, चार्ज करता है, और उसमें अगर वो रेंट अलग से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे वो 10,000 चार्ज कर रहा है तो वो कहता है कि 6,000 तो तुम्हारे क्या हैं, हाउस के हैं रेंट के, और बाकी 4,000 जो है बाकी सुविधाओं के हैं। तो 6,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और 4,000 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप काम यही करते हो, तो ये आपका किस में चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चला जाएगा। और अगर अलग भी नहीं किया जा सकता और आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन भी नहीं है तो ये किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है वो चला जाएगा। तो ये बेसिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड हेड है। ये वाले पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको फिर से डिफाइन कर देती हूँ कि विदेश जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में है वो इंडिया में भी वैसे ही टैक्सेबल मानी जाएगी जैसे कि इंडिया में मानी जाती है, लेकिन इट विल बी विद सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। उसमें देखा जाएगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है। और दूसरा, अगर 2 और 2 से ज़्यादा जॉइंट ऑनर्स होते हैं तो अगर उनकी प्रोपोर्शनेट रेशो डिफाइंड है तो डिफाइंड रेशो में बांट दिया जाएगा, और अगर नहीं डिफाइन है तो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इसमें सब टेनेंसी में जो है, जो सब टेनेंसी से आपको रेंट आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो माना जाएगा। उसका रीजन मैंने बता दिया कि आप ऑनर नहीं हैं घर के, आपके नाम घर रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आपको अपने एम्प्लॉयज जो आपने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए रखे हुए हैं किराया लेते हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा। और उसके बाद अगर आप और रेंट पर देते हैं, जैसे बैंक को, पुलिस स्टेशन को, पोस्ट ऑफिस को, जो कि आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन अगर आपका घर है और आप वैसे ही बैंक को, पोस्ट ऑफिस को मान्यता दे देते हो या पुलिस स्टेशन को, तो वो आपका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। तो परिस्थितियां आपने देखनी है। पेइंग गेस्ट रखने से जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। और जॉइंट रेंट में मैंने बता दिया, आप 3 पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हो इसमें कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कॉम्पोजिट रेंट को अलग अलग किया जा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग और बाकियों का अलग, तो हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी वाला चला जाएगा, बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अगर आपका वो बिजनेस है तो वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चला जाएगा, लेकिन आपका ना वो बिजनेस है ना आप अलग कर सकते हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है वो चला जाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट पोर्शन है इसका। फिर साथ साथ क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम एनुअल वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपने जो है वो देखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें बुक में जो है थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि वर्डिंग जो है टेक्स्ट की, लॉ की हमेशा जो है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से जो है वो समझाऊंगी। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। गुड